जय हिंद दोस्तों, एनडीए 124 की आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही है और आप लोग ये जानने में रुचि रखते हो कि किस तरह से एनडीए की प्रिपरेशन की जाए, किन सब्जेक्ट्स पर फोकस किया जाए जिससे आपका एनडीए इसी अटेम्प्ट के अंदर क्लियर हो जाए। हमारे साथ में आज है दृष्टि राजपूत, जिन्होंने एनडीए 223 के एग्जामिनेशन को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है और दृष्टि अभी 12th में ही स्टडी कर रही है, यानी कि इनको 12th पास होना बाकी है, पर उसके पहले इन्होंने एनडीए क्लियर कर लिया है। तो सबसे पहले दृष्टि, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस। दृष्टि, क्या वो मोटिवेशन था, क्या वो जज्बा था जिसके लिए आपने एनडीए को चूज किया? बच्चे अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है या फिर कोई विदेशों में जाकर के स्टडी करना चाहता है। व्हाई यू चूज एनडीए? सर एनडीए इज अ मीडियम, उसमें अपन डायरेक्टली अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं। एंड दूसरा, यूनिफॉर्म काफी पसंद थी स्टार्टिंग से कि वो 2 स्टार्स चाहिए कंधे पे, तो दैट वाज द मेन मोटिवेशन। भाई, देश की सेवा तो सबको करना है, पर अगर आपको डायरेक्ट कंट्री को सर्व करना है तो डेफिनेटली आपके शोल्डर पर 2 स्टार्स चाहिए और उसके लिए आपको एनडीए के लिए प्रिपरेशन करना ही होता है। तो दृष्टि ने वही रास्ता चुना और ऐसा कहा भी जाता है कि 2 स्टार्स ऑन द शोल्डर्स आर बेटर देन मिलियंस इन द स्काई। तो वो अब दृष्टि के रास्ते में, वो मंजिल की तरफ दृष्टि ने कदम बढ़ा दिए हैं। इनका रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो गया। दृष्टि, एनडीए के जो दोनों पेपर्स होते हैं, फर्स्ट इज मैथमेटिक्स, सेकंड इज जीएटी, क्या फोकस था, क्या प्लानिंग थी उसके लिए? सर स्टार्टिंग से मेरा जीएटी स्ट्रॉन्ग था। जीएटी में इंग्लिश में प्लस पॉइंट था। मैथ्स में मेरे को इतना करना था कि एक बार कट ऑफ क्लियर कर लो, फिर जो जीएटी है वो आगे एनडीए निकलवाने में काम आ जाएगा। तो इंग्लिश स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग रखा था। उसके बाद जो हिस्ट्री वगैरह के सब्जेक्ट्स थे उस पर फोकस किया था। केमिस्ट्री और फिजिक्स हो गया था चलते चलते में। और मैथ्स में वही जो बेसिक टॉपिक्स थे और इंटीग्रेशन वगैरह, तो 12th का जो रहता है वही कर लिया था पूरा। तो ऐसा लगा नहीं कि लोड आ रहा है और अपने को करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा मेहनत लग रही है? सर वो तो करना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना है तो, बट नहीं, लाइब्रेरी में बैठ के मतलब पूरा कर रहे थे। सारे टीचर्स बैठे हुए थे, कुछ डाउट है तो उनसे पूछ लिया, सब हो गया था फिर आराम से। मतलब ये जो बच्चे जिस एग्जामिनेशन को पास कर ले, जब इनकी बात आप सुनोगे आपको ऐसा लगेगा कि सब इजीली हो गया, बट क्या इतना इजी होता है? मैं डरा नहीं रहा हूँ बच्चों को। हाँ। मैं समझाना चाहता हूँ बच्चों को कि एक जब आप अच्छा रूटीन सेट कर लेते हो तो चीजें आपको इजी लगने लगती है। तो आपने आपका रूटीन कैसे सेट किया था? कब आपका दिन शुरू होता था और कब आप सोने जाते थे? सर स्टार्टिंग में जब पूछा था सर से तो आपने बोला था, तो हम 8 बजे लाइब्रेरी आ जाती थी। मैं सुबह उठ के डायरेक्ट लाइब्रेरी आ जाती थी। उसके बाद 2 बजे से क्लास रहती थी, तो 8 से 2 लाइब्रेरी में, फिर 2 से जो क्लास रहती थी 7 o'clock तक। उसके बाद घर जाके थोड़ा रेस्ट करके वॉक करने के बाद थोड़ी 1-2 घंटे पढ़ाई करती थी, फिर सो जाती थी। मतलब इतना सफिशियंट रहता है? अगर आप लाइब्रेरी में 12 घंटे बिता रहे हो, क्लास प्लस लाइब्रेरी दोनों मिलाकर के, अगर आप 12 घंटे पढ़ाई के टच में हो और 2-3 आवर्स घर पे कर लेते हो तो दैट इज सफिशिएंट। यस। तो लाइब्रेरी जैसे बच्चे, कई सारे बच्चे कहते हैं नहीं हम तो घर पे ही पढ़ लेते हैं। आपको नहीं लगा ऐसे घर पे ही पढ़ लेंगे, लाइब्रेरी क्यों जाना? आई ट्राइड स्टडीइंग एट होम फॉर 1 month एंड उसमें क्या हुआ कि मैं 1-2 दिन बैठती थी, मेरे को फोकस होके, उसके अगले दिन जैसे मम्मा ने कुछ बोल दिया कि ये कर लो, तो वो घर पे डाइवर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे अपने पास कुछ काम नहीं रहता है तो पूरे टाइम बैठो, बाकी बच्चे देखते हैं कि बाकी बच्चे कर रहे हैं, वो आगे निकल जाएंगे, तो और मोटिवेशन आता है कि अपन भी करते हैं, वरना वो करेंगे तो वो आगे निकल जाएंगे अपन से। तो जिनसे आपका कंपटीशन है उनको तो हमेशा ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि कहीं वो तो हमसे ज्यादा बेहतर नहीं कर रहे हैं। जस्ट टेस्ट होते थे, टेस्ट में कई बार लोगों के हमसे अच्छे मार्क्स आते थे, हमारे उतने अच्छे नहीं आते थे जितने अच्छे आना चाहिए, या फिर कभी कभी आते भी थे। कैसे बैलेंस करते थे? जब अच्छे मार्क्स आते थे तो और अपने आप को कैसे प्रमोट करना पढ़ने के लिए, और जब मार्क्स कम आ रहे हैं तो कैसे कंपेंसेट करना? सर जब कम आ रहे थे तब टीचर्स और पापा से बात करती थी, वो पापा मोटिवेट कर देते थे, टीचर्स तरीका बताते थे कि इसको कैसे इम्प्रूव करना है। और जब सही आते थे तो वो जो पेस था वो मेंटेन कर लेते थे, देखते थे कि कहाँ पे अपन ने इस बार क्या फोकस किया था और क्या अच्छे से काम कर गया वो चीज, और वो चीज मेंटेन करते थे। तो टेस्ट सीरीज फायदा देती है? बहुत ज्यादा। टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा फायदा देती है। अगर आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, आप मॉक्स लगाइए, पर टाइम कांस्टेंट के साथ घड़ी लगा के मॉक लगाना है, और उस टाइम आपको अच्छा होगा कि मोबाइल फोन वगैरह सब बंद कर दे। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे चलते चलते मॉक्स लगाएंगे तो कहीं काम नहीं आते हैं। अगर आपने एक्चुअल टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। दृष्टि, बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जैसे तुमने भी कहा कि जीएटी तुम्हारा अच्छा था, शुरुआत से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े हैं तो इंग्लिश आपका एक एडवांटेज था, पर मैथमेटिक्स जो है हर किसी का अच्छा नहीं होता है। yes.
तो तुम खुद ही कह रहे हो कि आपका मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं था, अच्छा तो था डेफिनेटली तभी निकला है, तो आपने इसको कैसे मैनेज किया? हाउ डिड यू मैनेज इट? सर मैंने सर से बात की, मैं ईश्वर सर से बात की, उनके साथ मैं 1 घंटा बैठी थी और मैंने पूरा डिसाइड किया कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ये मेरे वीक पॉइंट्स है। फिर सर ने बताया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या क्या रहेगा। फिर उसके आगे जो क्वेश्चंस थे उन पे फोकस किया। बाकी जो जितने भी मॉक टेस्ट थे उसके सारे टेस्ट पेपर्स को साथ में रखा हुआ था, और जो लास्ट में रिवीजन मंथ था उसमें से क्वेश्चन पेपर्स लगाए थे मैंने मैथ्स के सारे जितने भी थे, और उसमें से काफी क्वेश्चन सेम टू सेम बैठ गए थे लाइक एग्जाम में। यस। तो देखिए ये कितना अच्छा आइडिया दृष्टि ने आपको दिया है कि जो टेस्ट सीरीज में आप पेपर्स लगा रहे हो, वो पेपर्स लगाने के बाद उन पेपर्स को इधर उधर मत रखिए, उनको फाइल में लगाइए। सारी टेस्ट सीरीज के पेपर्स का एक बंच बनाइए। जब रिवीजन मंथ आएगा उन सारे पेपर्स को, सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से लगा लीजिए। एक तो आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, और दूसरा चूंकि वही सारे क्वेश्चंस आप एक बार पहले लगा चुके हो, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट सेट होने वाला है, क्या फॉर्मूला वहां पर लगेगा, वो सब आपको वापस से रिकॉल हो जाता है, तो रिवीजन में बड़ी आसानी हो जाती है। दृष्टि, फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं, तुम्हारे लिए बड़े सिंपल है, तो ये सिंपल क्यों लगते हैं तुमको? कैसे पढ़ते हो इनको? सर केमिस्ट्री में मैंने 8th 9th के कंसेप्ट ज्यादा उठाए थे, जो ज्यादातर क्वेश्चंस में देखे थे 9th और 10th के कंसेप्ट पे बैठ रहे थे, जो बोर्ड्स में पहले ही अपन एक बार कर चुके हैं। सही बात है। तो मैंने 10th की एनसीईआरटी और 9th की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लिया था, और 11th 12th में ज्यादा क्वेश्चंस उसमें थे नहीं। बाकी फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया था, क्योंकि वो उसकी क्वांटिटी कम रहती थी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं न्यूमेरिकल थ्योरी से, तो मैं थ्योरी उसके पूरा क्लियर कर लिया था फिजिक्स का। उसमें भी एनसीईआरटी रीड की थी मैंने, बाकी नहीं किया था। फिजिक्स और केमिस्ट्री को एनसीईआरटी से कर लिया था। और बायो छोड़ दिया था, पढ़ के गए? नहीं, बायो सर ने क्वेश्चंस करवाए थे मैराथन में, वही एक चैप्टर से हमारे उसमें तो एक चैप्टर से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आ गए थे बायो के। तो मतलब मैराथन से बायो कवर हो गया था पूरा। और हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों बड़े सब्जेक्ट हैं, वास्ट सब्जेक्ट है, और तीनों को मिलाकर के 160 मार्क्स का वेटेज होता है। यस सर। आपने कैसे मैनेज किया तीनों को? सर हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट था, मेरे को अच्छा लग रहा था, मतलब जब सर पढ़ा भी रहे थे तब भी काफी अच्छे से पढ़ रहे थे। बाकी हिस्ट्री में जो स्टार्टिंग से इंटरेस्ट भी था, रीड कर लिया था एक बार, और जो नोट्स थे उनको रिवाइज कर लिया था। ज्योग्राफी मेरे को थोड़ा सा टफ पड़ रहा था, फिर उसमें भी मैंने फिर उससे ही कर लिए थे, जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस थे लास्ट में मैं क्वेश्चंस लगा लिए थे, एक बार नोट्स रीड कर लिए थे बस। तो कई बार बच्चा ज्योग्राफी से डर के उसको छोड़ देता है, करता ही नहीं ज्योग्राफी। सर स्टार्टिंग में मैंने छोड़ा था एक्चुअली ज्योग्राफी, बट ना उसमें फिर मार्क्स डाउन जा रहे थे। जीएटी में भी स्टार्टिंग में जब ड्रॉप किया था ज्योग्राफी, तो मार्क्स उतने आ नहीं रहे थे। उसके बाद एक बार सोचा कि ज्योग्राफी करके देखते हैं, हो सकता है इम्प्रूव हो जाए। तो उस टाइम पे मार्क्स काफी अच्छे गए थे, लाइक जो अपना टेस्ट था उसमें 390 के आसपास पहुंच गए थे, तो मैं ज्योग्राफी करना चाहिए। तो यहाँ जो टेस्ट सीरीज होती है, सपोज मैथमेटिक्स का टेस्ट होता है, जीएटी का टेस्ट होता है, वो टेस्ट देना, इतने सारे टेस्ट देना, उसके बाद एग्जाम देना, क्या फील था वो? सर ऑनेस्टली टेस्ट में तो कुछ डिफरेंस नहीं लगा था, लग रहा था सेम पेपर है, लेकिन हाँ वहाँ पे नर्वसनेस रहती है स्टार्टिंग में। मैथ्स के पेपर में स्टार्टिंग के आधे घंटे काफी वो हो रहा था कि करूँ नहीं करूँ उसको, बाकी थोड़े टाइम बाद नॉर्मल हो गई थी चीजें। तो उस नर्वसनेस को कैसे हैंडल किया, कैसे मैनेज किया, क्या सोचा उस समय? सो उस टाइम पे सोचा ये सेम क्वेश्चन है, करे हुए हैं पहले, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। थोड़े क्वेश्चंस अगर अपन नर्वस रहते तो पैनिक हो जाते, फिर क्वेश्चंस नहीं बनते, तो सोचा कि अभी ये छोड़ देते, वहां जाके देखेंगे जो हो जाएगा उसके बाद मालूम पड़ जाएगा क्या है। लास्ट में जो बच्चे एनडीए 124 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज है, क्या सलाह देना चाहोगे? पढ़ाई का टाइम बढ़ाओ नहीं, लेकिन रोज करो, लाइक कंसिस्टेंट जो क्लास में करवा रहे हैं वो रोज के रोज आके कर लो, तो लास्ट में बर्डन नहीं बढ़ेगा। तो क्लास रेगुलर अटेंड करना है। क्लास रेगुलर अटेंड करके 1-2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो वो चीज पूरी रिवाइज करके याद कर लो उसी दिन, तो हो जाता है। तो यानी कि क्लास मिस नहीं करना है, टेस्ट सीरीज भी नहीं करना है, मिस नहीं करना, लाइब्रेरी का जितना सदुपयोग हो सकता है उतना करना चाहिए, और जब डाउट्स आए तो डाउट काउंटर तक पहुंच जाना है। पिताजी से मोटिवेशन लेना है, टीचर से गाइडेंस लेना है। यस सर। तो ये दृष्टि ने सारी चाबी आपको बता दी है कि एनडीए 124 के लिए आपको चाबी कैसे घुमाना है और कैसे एग्जामिनेशन क्लियर करना है। वी होप कि दृष्टि जल्द ही रिकमेंड होने के बाद में हमारे बीच में एक बार फिर से मौजूद रहेगी, और एसएसबी की सारी बातें हम वापस दृष्टि से इसी अंदाज में जानेंगे जिस अंदाज में इन्होंने अपना एनडीए का एग्जामिनेशन क्लियर किया। दृष्टि, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। जय हिंद।